सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, CT और HMT। इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ, CT और HMT। C फॉर क्यूबिक सिस्टम, T फॉर टेट्रागोनल, O ऑर्थोरोम्बिक, R रोम्बोहेड्रल, H हेक्सागन, M फॉर मोनोक्लिनिक और T फॉर ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं हमारे पास। आप देखो कोई भी जो क्यूब होता है उसकी जो साइड्स होती है, ठीक है, उसकी जो एज लेंथ होती है, इसको हम बोले A तो इसको B बोल सकते हैं और ये हो गया C। क्यूब में ये सारी A कंसीडर करते हैं क्योंकि ये सारी इक्वल होती है। ठीक है, अब इनका जो एंगल है AB के एंगल को मान लो अल्फा बोल दिया तो BC का क्या हो जाएगा बीटा और A एंड C का क्या हो जाएगा गामा। ठीक है, जो इसकी साइड्स है उसको हम ABC से रिप्रेजेंट करेंगे, ABC। ठीक है, और ये जो एंगल है उसको हम अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये जो क्यूबिक सिस्टम है इनके लिए इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ये हो जाएगा। ठीक है, टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ऑर्थोरोम्बिक में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, पहले तीनों इक्वल है, फिर एक में क्रॉस लगा दो, फिर दोनों में क्रॉस। अब यही चीज सेम रिपीट होगी, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ठीक है, फिर एक में क्रॉस लगा दो, फिर दोनों में। ठीक है, ट्राइक्लिनिक में भी ये सेम चीज रिपीट होगी, कोई भी किसी की इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इनमें एंगल्स की बात करें तो क्यूबिक में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले तीनों में यही चीज रिपीट होगी। ठीक है, सारे एंगल इक्वल है और सारे 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों के लिए ये चलेगा। अब आगे देखो, अल्फा बीटा गामा तो इक्वल होते हैं बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये किसके लिए, रोम्बोहेड्रल के लिए। फिर हेक्सागन के लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा और मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, यहाँ पे गामा 120 डिग्री होता है, यहाँ पे गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, और ट्राइक्लिनिक के लिए अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं जेई में, नेट में, गेट में, सब में। देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेट में एक बार क्वेश्चन आया था, द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्यूबिक सिस्टम इज, ठीक है, कुछ ऑप्शंस थे, उनमें से आंसर क्या था, ट्राइक्लिनिक। ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल है, यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था, इन ट्राइक्लिनिक सिस्टम, इन ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर, और कुछ डेटा गिवन था 1, 2, 4 एंड 0। आंसर क्या था, 0। ट्राइक्लिनिक में रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला है, यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्लास होती है, तो आंसर क्या था, 0। मींस इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टेबल से। तो इस टेबल से हम क्या प्रॉपर्टीज बाहर निकाल सकते हैं। देखो मोस्ट सिमेट्रिकल क्लास कौन सी है, क्यूबिक। ठीक है, जैसे यहाँ से हम इसके लेटिस बनाए तो देखो जो सिंपल क्यूबिक है वो सभी में पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इन सभी में बनती है। ठीक है, इसको प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक बोल सकते हैं। क्यूबिक में हमने BCC पढ़ा है, ठीक है, FCC भी पढ़ा है। ठीक है, और टेट्रागोनल में BCC और ऑर्थोरोम्बिक में BCC, FCC एंड ECC, चारों पॉसिबल है। ठीक है, इनमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक बन सकती है, हेक्सागोनल में भी सिर्फ सिंपल क्यूबिक बन सकती है, मोनोक्लिनिक में सिंपल क्यूबिक एंड ECC बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइप की क्रिस्टल क्लास हो गई, कितने लेटिस हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
ठीक है, तो हमारे जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है इससे 14 टाइप के लेटिस बन सकते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रेविस लेटिस। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट मिल जाएगा हमें यहाँ पे, देखो 14 लेटिस, और इन लेटिस को ब्रेविस लेटिस बोल देते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पे है शायद। 14 ब्रेविस लेटिस आर पॉसिबल फ्रॉम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, फ्रॉम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ये हमारा पहला नोट हो गया इस टेबल में से कि 14 ब्रेविस लेटिस हमारे पास बन सकते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम से। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि जो ऑर्थोरोम्बिक क्लास है वहां पे सभी टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल हो सकती है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। ठीक है, इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम all type of unit cells are possible, all type of unit cells are possible। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ये जो ट्राइक्लिनिक है ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्लास है। ठीक है, ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्लास। ठीक है, और सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सा है, क्यूबिक। क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, और इसमें 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, इसमें ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसमें कितने, 23। पहले देखो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन देखो, ये जेईई में पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, साइड्स गिवन है ए, बी एंड सी। ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए तो ए 2.5 है, बी 3 है, सी क्या है 4। अब हमें क्यूब ड्रॉ थोड़ी करना था ऐसे कि ये साइड इतनी है, ये साइड इतनी है, हमें क्या याद रखना था, सिंपल वो टेबल याद रखनी थी जो अभी हमने बनाई है। यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, एंगल्स कैसे हैं, अल्फा इज इक्वल टू 90, बीटा 120, गामा 90। तो दो एंगल जो है अल्फा बीटा या अल्फा गामा, कोई से भी दो एंगल की बात कर रहे हैं, वो क्या है 90 डिग्री के इक्वल है, और एक एंगल जो बचता है वो 120 के इक्वल है। ये जो डेटा है ये किसके लिए आता है, मोनोक्लिनिक के लिए। तो आंसर क्या हो गया, मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ये कोई भी किसी के इक्वल नहीं होता। ठीक है, ए बी सी ये तीनों इक्वल नहीं होते, और ट्राइक्लिनिक में अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं होते, और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होते। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जो है वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्लास है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है 2 बार। ठीक है, और सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल क्लास कौन सी होती है, क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम है वो मोस्ट सिमेट्रिकल क्लास है, और उसमें 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देखो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हमेशा एक ही हो सकता है, किसी भी सिस्टम में एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, देखो 3 तो होते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे ये क्यूब है मान लो, ठीक है, ये क्यूब है, एक प्लेन ये वाला हो गया जो इसको बिल्कुल हाफ डिवाइड करे। ठीक है, एक प्लेन ये वाला हो गया, ठीक है, और एक प्लेन ये वाला हो गया, तो 3 इसमें रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये वाला। ठीक है, और 6 होते हैं डायगोनल प्लेन। डायगोनल प्लेन देखो कैसे होते हैं, जैसे ये हमारा क्यूबिक सिस्टम है। ठीक है, तो डायगोनल प्लेन क्या होता है क्यूब के लिए, कि ये जो अपोजिट एजेज है, ठीक है, इनसे होके जो पास होता है वो प्लेन, जैसे यहाँ पे ये वाला डायगोनल प्लेन है।
ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेन जो था वो अपोजिट फेसेस में से पास हो रहा था और डायगोनल प्लेन जो है वो अपोजिट एजेस में से पास हो रहा है। ठीक है, ये प्लेन क्लियर है सबको? ये प्लेन देखो, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है वो दो एजेस में से होके निकलता है क्या, जैसे ये वाली एज और ये वाली एज। ठीक है, ये जो प्लेन है वो दो एजेस में से होके निकल रहा है और हमें पता है क्यूब में 12 एज होती है। ठीक है, दो एजेस से एक प्लेन बना सकते हैं, एक डायगोनल प्लेन। 12 एज है तो टोटल कितने डायगोनल प्लेन हो गए? 6। ठीक है, तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 9। अब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है। थर्ड, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखो कौन सी होती है। क्यूब में C2 प्रेजेंट होती है, C3 एंड C4। ये जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां कहां से होके पास होती है। देखो याद कैसे रखेंगे इनको कि कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। C2 6 होती है क्यूब में, C3 4 होती है और C4 3 होती है। तो अब याद कैसे रखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए। तो C2 कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, ये 12 हो गया। C3 कितनी होती है? 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 12 है। और C4 कितनी होती है? 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना हो गया? 12। तो क्यूब में कौन कौन से एक्सिस प्रेजेंट है? C2, C3 एंड C4। C2 कितने हैं? 6, C4 कितने हैं? 3 और C3 कितने हैं? 4। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? देखो, एक तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है प्लस 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लस एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है? 6 + 4 10 प्लस 13। तो टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं क्यूब में। अब यहां से क्वेश्चन देखो कैसे आता है। अभी ये 19 में आया था नेट में। क्वेश्चन क्या था? A cubic system does not have axis of symmetry. ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सेस बतानी थी कि C2, C3 कौन सी एक्सेस प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शन कौन से थे? C2, C3, C4 एंड C6। ठीक है, तो आंसर क्या था? C6। क्यूब में C6 प्रेजेंट नहीं होता, C2, C3, C4 ये सभी एक्सेस प्रेजेंट होती है। टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्यूब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या हो गया? पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय स्फीयर। यहाँ पे स्फीयर क्यों लिखा है? क्योंकि ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं और एटम को हम स्फीयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो एटम्स हैं उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है? बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हम सिंपल क्यूबिक सिस्टम की बात करें सबसे पहले, तो सिंपल क्यूबिक में क्या हो जाएगा? वही ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम मतलब स्फीयर, 4/3 πr³। ये स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है और इनटू वहां पे कितने एटम्स है, कितने स्फीयर है। तो सिंपल क्यूबिक में पर यूनिट सेल एटम्स कितने होते हैं? 1। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम कितना है? A³, क्योंकि उसकी साइड्स को, क्यूब की साइड्स को मैंने A कंसीडर किया है। ठीक है, तो A और रेडियस का क्या रिलेशन होता है सिंपल क्यूबिक के लिए? H = 2r। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 4/3 πr³ और A³ को हम क्या लिख सकते हैं? 2r³। ठीक है, तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 4/3 π/2³ और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 52.4%। ठीक है, ये तो परसेंटेज में आएगा, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये जो आंसर आएगा ये आएगा 0.52। ये आ गया फ्रैक्शन में, और जब हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 52%। ठीक है, बीसीसी के लिए, बीसीसी में देखो वॉल्यूम तो वही स्फीयर का होएगा 4/3 πr³। ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं बीसीसी में? 2 नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वही A³ और A R का क्या रिलेशन है बीसीसी के लिए? √3a = 4r। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया? 2 × 4/3 πr³ और यहाँ पे एक ही जगह पे क्या रखना है हमें?
4/√3 का क्यूब, r का क्यूब। अब r से r तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2 × 4/3 पाई अपॉन 4/√3 का क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.68, ठीक है। परसेंटेज में लिखेंगे तो 68%, ठीक है। अगर हम एफसीसी के लिए बात करें तो एफसीसी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 इंटू एक एटम का वॉल्यूम। एक एटम का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई r क्यूब। टोटल एटम कितने, 4, तो ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय स्फीयर्स हो गया, बाय टोटल वॉल्यूम a क्यूब। एफसीसी के लिए a और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, √2a = 4r, ठीक है। तो 4 × 4/3 पाई r क्यूब, a की जगह पे क्या रखोगे, 4 × r/√2 का क्यूब, ठीक है। r से r कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 4 × 4/3 पाई अपॉन 4/√2 का क्यूब। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.74, या परसेंटेज में लिखेंगे तो 74%, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई है, 52%, बीसीसी में कितनी आई है, 68%, और एफसीसी में कितनी आई है, 74%। इसका मतलब सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसका हो गया, 74 का, इसका एफसीसी का, ठीक है। तो एफसीसी को हम कई बार एग्जाम में सीसीपी लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसको ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किस में होता है, एफसीसी में, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नेट जून 18 का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, एफसीसी स्ट्रक्चर हमें गिवन है और बताना है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। और पैकिंग फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, द रेशियो ऑफ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम एंड टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो टोटल वॉल्यूम, अगर हम क्यूब की बात करें, एफसीसी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, ए क्यूब, ठीक है। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, कितने वहां पे एटम प्रेजेंट है, एफसीसी में एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4, और एक एटम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम, एटम को हम स्फीयर कंसीडर करते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब देखो a और r में क्या रिलेशन है एफसीसी के लिए, 4 एफसीसी √2a = 4r, तो a क्या हो जाएगा, 4r/√2, ठीक है। तो यहाँ पे हम a की जगह क्या रख देंगे, पाई r क्यूब, और a की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 4/√2 का क्यूब, ठीक है, r क्यूब, ठीक है। अब r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या डेटा बचेगा, 4 × 4 पाई, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 4 का क्यूब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 क्यूब, और ये हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, √2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, पाई 2 × √2 बाय 3 × 4, तो देखो ये क्या आ गया, पाई × √2 बाय 6, ठीक है। तो देखो हमें पाई और √2 के टर्म में आंसर बताना था, आंसर क्या हो जाएगा, पहला। अभी तक जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी है वो 3D में पढ़ी है, वहां पे हम वॉल्यूम की बात करते थे क्योंकि वहां पे हमें 3D में इमेजिन करना था। पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो हम 2D में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 2D में हम वॉल्यूम की जगह किसकी बात करेंगे, एरिया की। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाइड एरिया, और ऑक्यूपाइड एरिया में अब स्फीयर की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्किल, क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं तो जो हमारा स्फीयर है, एटम है, वो हमें सर्किल दिखेगा, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ वन सर्किल इनटू टोटल नंबर ऑफ सर्किल, हमारे पास कितने सर्किल है उनका एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया। तो जैसे हम सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की बात करें, ठीक है, इसका हमें 2D में पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है सभी के लिए, एक तो अलोंग द फेस, ठीक है,
अलोंग द फेस हमें 2D में पैकिंग एफिशिएंसी पूछी जा सकती है, या फिर अलोंग द डायगोनल प्लेन। ठीक है, देखो अलोंग द फेस की बात करें अगर हम सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए, तो देखो सिंपल क्यूबिक क्या होता है, जिसके कॉर्नर्स पे एटम होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्यूबिक की फेस होगी। यहाँ पे देखो टोटल कितने सर्किल है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 सर्किल आ रहे हैं और चारों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 25%, मीन्स 1/4%। तो टोटल आइटम कितने हो गए इस फेस पे, 1। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए टोटल आइटम कितने हो गए, 1 इंटू एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एरिया। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम किसी फेस की बात कर रहे हैं तो उसकी सारी साइड बराबर है, ये भी एज लेंथ ए है और ये भी ए है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल क्यूबिक के लिए ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2r, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 2r। तो देखो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा हमें, पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पाई बाय 4, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 78.785। अगर हमें ये फ्रैक्शन में पूछा है तो ठीक है, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 0.78, और अगर हमें परसेंटेज में पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, 78.5%। ये आ गया अलोंग द फेस। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए। अब हमें देखो अलोंग द डायगोनल प्लेन अगर निकालना हो, तो डायगोनल प्लेन देखो कौन सी बात कर रहे हैं हम, जैसे ये क्यूब है हमारे पास। ठीक है, डायगोनल प्लेन का मतलब है हम इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लेन इमेजिन हो रहे हैं जो अपोजिट एजेस से जा रहे हैं। ठीक है, इस प्लेन की अगर हम साइड्स की बात करेंगे तो ये तो हमें पता है एज लेंथ ए ही है। ठीक है, ये ए हो गया, और इसकी अगर अपन बात करेंगे तो ये तो फेस डायगोनल है क्या, ये जो नीचे वाली फेस है इसके अपोजिट कोने को मिलाने से मिल रहा है, तो ये वाली जो लेंथ है ये क्या हो गई, √2a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायगोनल प्लेन की बात करेंगे तो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, a इंटू √2a, क्योंकि अब दोनों साइड्स बराबर नहीं है, एक साइड a है और एक क्या है, फेस डायगोनल √2a। ठीक है, एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितने स्फीयर आ रहे हैं, देखो सिंपल क्यूबिक में एक एटम यहाँ पे है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो टोटल 4 स्फीयर आ रहे हैं इस फेस पे, और सबका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4, तो 1 एटम पर यूनिट सेल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, √2, और ए को हम क्या लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए, a इज इक्वल टू 2r, तो ये क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आएगा हमारे पास, 0.55। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा, 55.5%। ये हो गया सिंपल क्यूबिक का 2D पैकिंग फ्रैक्शन। अलोंग द फेस ये आएगा एंड अलोंग द डायगोनल प्लेन ये आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अगर हम BCC के लिए निकालें तो फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर BCC के लिए अलोंग द फेस बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फेस में तो वही चीज होगी जैसे हमने ये एक फेस बाहर निकाल ली BCC की। ठीक है, एटम एक दूसरे से टच नहीं कर रहे, लेकिन जो फेस है इसकी एजेस तो वही है a। ठीक है, इसकी एज भी a है, ये भी एज लेंथ कितनी है, a। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा टोटल, a स्क्वायर। ठीक है, एटम कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 एटम, 4 सर्किल आ रहे हैं, सबका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो BCC है इसके लिए a और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, √3a इज इक्वल टू 4r होता है, तो a क्या हो जाएगा, 4r/√3। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4/√3 का स्क्वायर
इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, पाई 4 का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेटा क्या आ जाएगा, 88.88। ठीक है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेटा क्या आएगा, 0.14 इंटू 3, ये आएगा हमारे पास 0.58। ठीक है, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगी 58.5%। ठीक है, अब अगर हम अलोंग द डायगोनल प्लेन की बात करें तो देखो सारी चीज ये तो हो ही रहेगी क्योंकि डायगोनल प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो ए साइड तो हो ही रहेगी a√2a। ठीक है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम चेक करो, देखो डायगोनल प्लेन की हम बात करें, ये वाला जो डायगोनल प्लेन है, ठीक है, कॉर्नर्स पे तो एटम है ही और बीसीसी में बॉडी के सेंटर में भी एक एटम होगा क्या। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, एक तो यही है और एक इन चारों को मिला के, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2। ठीक है, और साइड्स वही, ये तो एज लेंथ ए ही है और ये क्या है, फेस डायगोनल। डायगोनल प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये हो गया √2a। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, देखो ए को क्या लिख सकते हैं, वही a इज इक्वल टू क्या होता है, √3a इज इक्वल टू 4r। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर बाय √2 और a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 बाय √3 का स्क्वायर r का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.832। ठीक है, अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 83%। ठीक है, ये हो गया फॉर बीसीसी। अब अगर हम एफसीसी की बात करें तो, ठीक है, ये जो सारा डेटा था ये बीसीसी के लिए था। अब देखो एफसीसी, एफसीसी में देखो क्या हो जाएगा, अगर हम अलोंग द फेस बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे फेस के सेंटर में भी एक एटम है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये भी ए है ये भी ए, एरिया तो वही हो जाएगा ए स्क्वायर क्योंकि फेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एटम कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि ये 4 एटम है। ठीक है, इनको मिलके एक मिल रहा है हमें और एक जो है ये बीच में एटम है। ठीक है, तो 2 एटम पर यूनिट सेल आ गए। अब एक सर्किल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। एफसीसी के लिए क्या रिलेशन होता है रेडियस का और ए का, √2a इज इक्वल टू क्या होता है, 4r। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और इसको क्या लिख देंगे, 4r बाय √2 का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0.785। ठीक है, या फिर हमें एफिशिएंसी पूछी हो, परसेंटेज में पूछा हो तो 78.5%। ठीक है, अब देखो अलोंग द डायगोनल प्लेन, अब डायगोनल प्लेन तो यही रहेगा लेकिन यहाँ पे बीच में कोई एटम नहीं आ रहा क्योंकि फेस के सेंटर पे एटम है, डायगोनल प्लेन पे कोई एटम नहीं है, वो बीसीसी में था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होएगा, एटम पर यूनिट सेल कितने आएंगे, देखो यहाँ पे जो ये क्यों बनाते हैं अपन, ठीक है, हम डायगोनल प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाले प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चारों कोनों पे एक एक एटम है। ठीक है, जो भी 4 कोने यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक एक एटम है, ये हमने बना ली है। बॉडी के सेंटर में कोई एटम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बीसीसी नहीं है, एफसीसी है, लेकिन फेस के सेंटर में तो एटम है। ठीक है, फेस के सेंटर में एटम है तो इस डायगोनल प्लेन पे हाफ एटम ऊपर आएगा और हाफ नीचे। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एटम है। ठीक है, आप देखो टोटल एटम कितने हो गए, 4 तो ये कोने वाले और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/4, तो ये हो गया 1 प्लस यहाँ पे देखो 2 एटम फेस वाले आ रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, हाफ का। ठीक है, तो 2
इंटू 1/2, एक कॉन्ट्रीब्यूशन इसका हो गया। तो टोटल एटम कितने आ गए अलोंग द डायगोनल प्लेन 2। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 एटम मिल रहे हैं। ठीक है, एक सर्किल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना है देखो, ये वाली एज लेंथ ए है और ये रूट 2a रहेगा, a इंटू रूट 2a। ठीक है, अब देखो a को हम क्या लिख सकते हैं फॉर FCC, रूट 3a इज इक्वल टू 4r। ठीक है, रूट FCC के लिए होता है रूट 2a इज इक्वल टू 4r, यहाँ पे भी 2a लिखा था ना। ठीक है, रूट 2a इज इक्वल टू 4r। तो देखो a कितना हो गया 4r बाय रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू पाई 4 बाय रूट 2 का स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 55.4%। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में पूछा हो तो 0.55, इसको सॉल्व करने से 0.55 आएगा। अगर एफिशिएंसी पूछा हो, परसेंटेज में पूछा हो, तो हम उसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई और आंसर क्या आ जाएगा 55.4%। अब ये जो वैल्यू है हमें एग्जाम में से कैलकुलेट नहीं करनी फॉर्मूला लगा के। क्यों नहीं करनी, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है ही नहीं। वेरिएबल क्या है रेडियस और एज लेंथ, ये तो पहले ही आपस में कट हो गए। तो जो डेटा बचा वो कांस्टेंट वैल्यू है क्या, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, ये रूट 2 भी कांस्टेंट है, r से तो r कैंसिल ही हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा यही आएगी। तो हम इसको याद रख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें फॉर्मूला याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये डेटा याद रख लें। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सॉल्व किया है उसकी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, देखो हमने 2 टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी है, एक तो 3D में एक 2D में। ठीक है, 3D और एक 2D। 2D में भी 2 है, एक है अलोंग द फेस, ठीक है, और एक है अलोंग द डायगोनल प्लेन। क्लियर है? ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है, सिंपल क्यूबिक, तो 3D में उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी 52.4%। ये विजिबल तो है क्या ग्रीन पेन से? ठीक है, कितनी आई थी 52.4%। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें BCC के लिए, तो BCC के लिए कितनी आई थी 68% और FCC के लिए कितनी आई थी 74%। अब अगर हम सिंपल क्यूबिक के लिए 2D में बात करें तो कितनी हो जाएगी, अलोंग द फेस कितनी थी 78.5%। ठीक है, अलोंग द डायगोनल प्लेन कितनी थी 55.5%। ये परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में पूछे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, BCC के लिए 2D में अलोंग द फेस कितना था डेटा BCC के लिए 58.8%। ठीक है, अलोंग द डायगोनल प्लेन कितना था 83.2%। ठीक है, उसके बाद में FCC। ठीक है, FCC के लिए अलोंग द फेस कितना था 78.5% और अलोंग द डायगोनल प्लेन कितना था 55.4%। तो हमें सिर्फ ये डेटा याद रखना है। ठीक है, अगर हमें ये डेटा याद हो तो सॉल्व करने की नीड नहीं है, अगर डेटा याद नहीं होता तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।